नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चकरवा। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का कल समापन हो गया। आज रेस्ट रहेगा और 1 सितंबर को यानी कि कल पटना के गांधी मैदान पर इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली होगी। कल छपरा से आरा तक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में सहभागिता करने आए और जिस प्रकार से अंतिम दिन, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस वोट अधिकार यात्रा में भीड़ की दृष्टि से ये जो यात्रा है इसको सफलता माना जा सकता है, क्योंकि न तो भीड़ कम हुई, न लोगों का उत्साह कम हुआ और जनसभाओं में भी जिस प्रकार भीड़ जुटी और वोट चोरी को लेकर जनता ने मुखरता से विरोध किया, वो ये बताने को काफ़ी है कि भले ही एनडीए गठबंधन इस बात से इनकार करे कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा खासकर बिहार में बनता जा रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग बंगाल में एसआईआर की शुरुआत करेगा। इंडिया गठबंधन ने भी ये तय किया है कि वो भी बंगाल और जिन राज्यों में चुनाव होने होंगे वहाँ पर इन एसआईआर की सत्यता से आम जनता को जागरूक किया जाता रहेगा। राहुल गांधी ने कल अपने दिए सबसे छोटे भाषण में ये कहा कि अभी उन्होंने सिर्फ बेंगलुरु के महादेवपुरा की सीट का ही विश्लेषण किया। आगामी समय वो देश के विभिन्न क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, हरियाणा आदि जगह के वोट चोरी के विषय में सबूत के सहित अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर पर इसका क्या असर होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस यात्रा ने छोटे से छोटे बच्चे को, गांव के एक साधारण ग्रामीण को जो कि बूथ स्तर पर रहता है, उसके मन में भी ये बात मजबूती से जमा दी है कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार वोटों का हेरफेर करती है। भले ही इनकार करें, वो एनडीए इस बात से इनकार करे, भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे इनकार करें कि इस वोट चोरी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर एसआईआर के तहत काटे गए वोट बिहार में बन जाते हैं, जो कि लगातार इस समय अभियान चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि फिर इस एसआईआर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को कितना फ़ायदा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर इस एसआईआर से और वोट चोरी से जिस तरह का रवैया चुनाव आयोग का सत्ताधारी दल के पक्ष में रहा है, उसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खदबदाहट पैदा कर दी है, बल्कि सहयोगियों को भी एक तरह से डरा दिया है। जिस तरह से अपने ही मित्र उद्योगपति अंबानी के खिलाफ
कानूनी प्रक्रिया चल रही है। नितिन गडकरी के बच्चे की कंपनी के खिलाफ भी एथेनॉल मिलाने को लेकर 1 सितंबर को सुनवाई होगी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के वोट पड़ेंगे। 15 सितंबर को भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होना है और 12 सितंबर को अंबानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि वो अंबानी जिन्होंने कि सत्ताधारी पक्ष को खूब चंदा दिया, सहयोग किया, इसके बावजूद भी अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि जैसा कि बिहार में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस्तेमाल पार्टी है, जब तक आप काम के रहते हैं तब तक आपका इस्तेमाल करती है, इसके बाद इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती। नितिन गडकरी जिनको लेकर कभी भी गुजरात लॉबी उनके साथ इस तरह का संबंध नहीं रहा जैसा कि आम मंत्रियों या सहयोगियों के बीच में रहता है। 2024 में चुनाव के दौरान भी नितिन गडकरी का टिकट तब फाइनल हुआ था जब पूरे देश के चुनाव सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर की उस सीट पर प्रचार करने भी नहीं गए थे, जबकि बगल की चंद्रपुर 8 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया था। और जिस प्रकार नितिन गडकरी ने भी राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला के खुद के 1 लाख से अधिक वोट काटे जाने की बात कही, उसने न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर से भी आ रही आवाज़ को और भी मुखरता प्रदान कर दी। क्या नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है या उन पर कानूनी दबाव बना के उन्हें मुख्य धारा से हटाने की कोशिश है? आप सभी को याद होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नितिन गडकरी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय एक घोटाले की परत खुली और जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हुए, वो घोटाला भी वैसे ही दब गया जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उन लोगों के घोटाले दब जाते हैं जो कि अन्य दलों में रहकर भ्रष्टाचारी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी गठबंधन में आते ही दूध के धुले हो जाते हैं। क्या नितिन गडकरी को एक बार फिर से कानूनी जाल में फंसा के हटाने की कोशिश है? 15 सितंबर को मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, जो कि वंतारा प्रोजेक्ट के तहत एक जू चलाते हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही अखिलेश यादव के नारे को हम एक चुनावी शगुफा मान लें या एक नारा भर मान लें, लेकिन ये बात तय है कि मौजूदा गुजरात लॉबी कार्यकर्ता हो या नेता हो या सहयोगी हो,
उसका इस्तेमाल करती है, और जब भी वो उपयोगी नहीं रहता तो उसे किस प्रकार से साइडलाइन करती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हों या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, जिनको कि एक तरफ करके और हरियाणा में चुनाव के थोड़े दिन पहले ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जिस प्रकार से अपने पक्ष का और पर्ची के सहारे खुद का वफादार बनाने की प्रवृत्ति गुजरात लॉबी ने अपनाई है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कभी जनसंघ के से लेकर अटल जी के भारतीय जनता पार्टी तक उसके सदस्य रहे, उनके भीतर भी एक तरह की खदबदाहट है। हालांकि विचारधारा से जुड़े होने के कारण वो अन्य दलों का रुख भले ही न करें, लेकिन अगर वो खुद अपना वोट डाल के अन्य लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं तो आप निश्चित ही तय मानिए 2024 में जैसा रिजल्ट आया था, ऐसे ही रिजल्ट अगर आने लगे तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जगदीप धनखड़ का उल्लेख करना मैं भूल गया। उन्होंने क्या कमी रखी थी सत्ता की चापलूसी करने में, लेकिन उनको भी एक झटके के साथ, जैसा कि अब खबर मिल रही कि उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया, किस तरह से इस्तीफा ले लिया गया और इस समय वो नज़रबंद से हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।